यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज वोटिंग हो रही है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में आज मतदान चल रहा है। ज़्यादातर सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। खबर लिखे जाने तक फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा 34% मतदान हुआ था। बरेली में 10 बजे तक 19% और गोरखपुर में 21% वोटिंग हुई थी। वहीं राजधानी लखनऊ में मेयर संयुक्ता भाटिया, विधायक राजेश्वर सिंह, विधायक नीरज बोरा सहित कई अन्य मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग कर लिया था। सीतापुर में एमएलसी चुनाव को लेकर जिला पंचायत गेट पर भारी पुलिस बल तैनात है। अभी तक की खबरों के अनुसार सभी स्थानों पर वोटिंग बेहद शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ बाजार के हवाले है तो फिर पेट्रोल डीजल गैस मंत्रालय किस लिए बनाया गया है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। बताते चले कि हालिया दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही रसोई गैस और सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद दामों में लगातार वृद्धि देखी गई थी, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। केंद्र में कांग्रेस भी इसको लेकर के जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद को यूपीए की एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया है। तलहा सईद इस समय लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है। बता दें कि हाफिज मोहम्मद सईद को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने एक दिन पहले ही 31 साल की सज़ा सुनाई है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने भी करोड़ों रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। उसे अमेरिका में साल 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए दोषी माना जाता है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय को सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जांच के बाद यह सूचना मिली कि तलहा सईद कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में प्रशिक्षण केंद्रों में जाता है और वहां तकरीरें करके वह भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा भारत में जिहाद करने के लिए वो फंडिंग और लोगों को बरगला करके भर्तियों करने का भी काम करता है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आप अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के हिमाचल प्रदेश में रोड शो के 2 दिन बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने केजरीवाल का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजनीतिक जानकार इसे एक तरह से चुनाव के पहले ही आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में लगभग सफाया बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर और ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर उनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में देर रात शामिल कराया। आप अध्यक्ष और महामंत्री के बीजेपी में शामिल होने को हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के बीच भी वहां भारत और भारत के नेता चर्चा में बरकरार हैं। पीएमएल-एन नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान को भारत चले जाने की नसीहत दी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने भाषण में हिंदुस्तान की तारीफ की थी, जिसके बाद मरियम नवाज ने उन पर तंज कसते हुए उन्हें नसीहत दी है। मरियम ने इमरान को फटकार लगाते हुए कहा, अगर इमरान खान को भारत इतना ही पसंद है तो उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भारत चले जाना चाहिए। आप पाकिस्तान की ज़िंदगी छोड़ दें और भारत में शिफ्ट हो जाएं। इमरान खान पर तंज कसते हुए मरियम नवाज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आगे कहा, जो लोग भारत की इतनी प्रशंसा करते रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि भारत के कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ 27 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, लेकिन किसी ने भी संविधान, लोकतंत्र और नैतिकता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से हार गए थे। उन्होंने आपकी तरह देश, संविधान और राष्ट्र को बंधक नहीं बनाया। बीते कुछ दिनों में कोरोना का ग्राफ लगातार गिर जाने से देश भर में ऑफिस, स्कूल और कॉलेज तेजी से खुलने लगे थे। अलग अलग राज्यों में लगी पाबंदियां क्रमवार लगभग समाप्त कर दी गई थीं, लेकिन अब एक बार फिर लोगों की टेंशन बढ़ने लगी है। दरअसल चीन और दूसरे देशों में कोरोना के XE वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। इन सब के बीच भारत में इस वेरिएंट का दूसरा मरीज गुजरात में मिला है। इससे पहले मुंबई में गुरुवार को XE वेरिएंट का मरीज मिला था। फिलहाल हर स्टेट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए राज्य सरकारें हालात की गंभीरता से समीक्षा करें और जरूरी होने पर कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करें। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वह कट्टरपंथियों की समर्थक एक सीरिया की युवती के साथ संपर्क में था। कई बार उसे ऑनलाइन पैसा भी इसने ट्रांसफर किया और जिहाद की ऑनलाइन शपथ भी ली थी। ATS ने महाराजगंज से उसके एक परिचित को भी पकड़ा है। नेपाल से लौटने के बाद मुर्तजा इसी शख्स से मिला था। जानकारी के मुताबिक अब
एनआईए भी आज मुर्तजा से पूछताछ करेगी। एनआईए की 3 सदस्यों की टीम मुर्तजा से पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार करेगी। बताते चले कि 3 अप्रैल को मुर्तजा ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस का ट्विटर हैंडल शुक्रवार देर रात हैक हो गया। हैकर्स ने सीएम ऑफिस के ट्विटर का सबसे पहले बायो और फिर प्रोफाइल पिक्चर बदल दी। रात करीब 12:34 पर ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद हैकर्स ने एक के बाद एक 50 से ज़्यादा पोस्ट किए। आधी रात सीएम ऑफिस का ट्विटर हैंडल हैक होने की सूचना मिलते ही अफसरों में हड़कंप मच गया। पूरी ब्यूरोक्रेसी आधी रात को एक्टिव हो गई। तुरंत साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई और हैक होने के करीब 25 मिनट के बाद 1:10 बजे ट्विटर हैंडल को रिस्टोर किया गया। इसमें सबसे पहले प्रोफाइल में योगी की फोटो को लगाया गया, उसके बाद बायो को अपडेट किया गया। इसके बाद हैकर्स द्वारा किए गए सारे ट्वीट डिलीट किए गए। बताते चले कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्विटर अकाउंट भी हैक किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर आज नेशनल असेंबली में मतदान होना है। इससे पहले उन्होंने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए मेरा संदेश है कि मैं आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए हमेशा लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। दरअसल देश में जारी सियासी घमासान के बीच इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा था। कोर्ट ने संसद की कार्रवाई को गलत बताते हुए आदेश दिया था कि इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चल रही अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के बीच जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया, जिसके चलते संसद की कार्रवाई को दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस साल यानी 2022-23 में रक्षा बजट के पूंजीगत व्यय का 25% स्वदेशी प्राइवेट उद्योग के लिए सुरक्षित रखने का फैसला लिया है। यानी इस साल के बजट में 21,149 करोड़ का बजट सिर्फ स्वदेशी प्राइवेट कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हथियार और अन्य साजो सामान पर खर्च किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्वदेशी कंपनियों के लिए आरक्षित बजट में से 1500 करोड़ स्वदेशी स्टार्टअप से हथियार या फिर तकनीक खरीदने के लिए रखा जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के इरादे से पहली बार रक्षा बजट में R&D का 25% हिस्सा स्टार्टअप, स्वदेशी इंडस्ट्री और शैक्षिक संस्थानों को आवंटित किया जाएगा। इस बात की घोषणा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कही। बता दें कि इस साल रक्षा बजट में 2021-22 के मुकाबले 10% की बढ़ोतरी हुई है।